Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study President of India. तो दोस्तों आर्टिकल 53 बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, बहुत सारे पावर्स हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं दे आर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट डायरेक्टली या फिर थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स। या तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज होता है या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी नोटेड इज़ एक्स ऑफिशियो कमांडो इन चीफ होता है ऑफ आर्म्स फोर्स, प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ ही मेक्स ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट एज इन की गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या कैब ऑफिसर्स, यूपीएससी मेंबर्स, फाइनेंशियल कमीशंस, इतनी ऐसे जितने भी पोस्ट्स हैं ना उनका वो अपॉइंटमेंट करता है। वो रूल्स बनाता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं ही शुड बी इन्फॉर्म्ड कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज़ को भी गवर्न करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स, सबऑर्डिनेट्स या लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के थ्रू। He has the power, one more thing, that he has the power to remove his ministers. Not only remove his ministers, एक और चीज़ है जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकंड पॉइंट में कि he makes important appointments. He can remove all his ministers जो हम पढ़ रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को वो अपॉइंट कर सकता है उसमें से ऑलमोस्ट ऑल का वो रिमूव भी कर सकता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इंडिविजुअली रिमूव कर सकता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिमूव कर सकता है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी जो है उनको भी रिमूव कर सकता है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स, तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो एड्रेस कर सके पार्लियामेंट को। ही कैन ऑल्सो डिज़ोल्व लोकसभा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी है, वो ये है कि ही कैन डिज़ोल्व द लोकसभा, बट आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही, उनके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। इसका ये मतलब है कि ही कैन डिज़ोल्व लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज हिम टू डू सो। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते जब तक कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं हो, जैसे क्रिएशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट होता है या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, मनी बिल हो गया या फिर जो बिल हो गया जो इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड्स, ओके। तो जो बिल अफेक्ट करता है टैक्सेशन पॉलिसीज़ को या फिर वो बिल जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है कॉमर्स और ट्रेड में। नेक्स्ट इज़ कोई भी बिल cannot be an act without president signature. President has the power कि वो रिटर्न कर सके बिल को for reconsideration. When parliament is not in session, he can make ordinances. तो आर्टिकल 123 में ये दिया गया है कि he has been empowered कि वो ordinances को बना सके when either of the house they are not in session. अगर दो हाउस सेशन में नहीं है तो भी वो ऑर्डिनेंसेस बना सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर सबसे पहले नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, उसके बिना। सेकेंड इज़ ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड्स। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कंटिजेंसी फंड फॉर नॉन कॉन्सोलिडेटेड फंड्स, और कंटिजेंसी फंड इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 267 ऑफ क्लॉज 1. So he can make advances out of the contingency funds of India, not consolidated, okay. तो नेक्स्ट पावर है हमारा वो है जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। प्रेसिडेंट होता है ही इज़ एम्पावर्ड टू पार्डन, माफ़ भी कर सकता है, एंड सेंसेस पास किया गया है क्रिमिनल के अक्यूज के अगेंस्ट उसको भी सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर, वो अपॉइंट करते हैं एम्बेसडर्स को या फिर जो फॉरेन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी पावर्स, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ही कैन डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, एज यू नो 3 तरीके के इमरजेंसीज होते हैं हमारे। नेशनल इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 360। तो वो थी पावर्स की बात। अब हम आर्टिकल 56 जो है वो डिस्कस करता है टर्म्स एंड ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म्स एंड ऑफिसेस, क्या टर्म होगा, प्रेसिडेंट जो होगा हमारा ही विल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years, वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। किस डेट से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। द पीरियड ऑफ 5 years इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग चार्जेस ऑफ द ऑफिस।
को हम तब से कैलकुलेट करते हैं जब से वो ऑफिस का चार्ज ले लेता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी नोटेड हियर इज़ कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। और यही चीज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 57 विच टेल्स अस अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। आर्टिकल 56, 57 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 60 की बात करते हैं, जो बताता है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट होता है एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, या जो भी पर्सन होगा प्रेसिडेंट होगा, ही विल टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस के एब्सेंस में वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंस में ओथ लेगा। 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच टेल्स अस अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर बाय राइटिंग अंडर हिज पेन। ही कैन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट, और रिज़ाइन कर सकता है अपने 5 ईयर्स की पीरियड खत्म होने से पहले। लेकिन जो रेजिग्नेशन है इज़ फर्दर कम्युनिकेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। और जो हमारा प्रेसिडेंट है, ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑल्सो। तो 2 तरीके हैं, ही मे रिज़ाइन। पहला, ही मे रिज़ाइन, अपने टेन्योर ख़त्म होने से पहले वो रिज़ाइन कर दें। और दूसरा प्रोसेस ये है कि ही कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस से कैसे उसे रिमूव करना है, तो उसके ग्राउंड से कुछ ग्राउंड्स हैं, तो वो देखेंगे हम। तो पहला ग्राउंड हमारा ये है कि अगर वो किसी भी प्रोविज़न को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट करता है, या फिर किसी भी कन्वेंशंस या यूसेजेस या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करता है, तो ये हमारा ग्राउंड बनता है। और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स है, इट कैन बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से प्रेफर किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, it should be via resolution by at least 14 days written notice। 14 days written notice होना चाहिए। it should be signed, ये signed होना चाहिए by not less than 1/4 of the total member of the house। not less than total 1/4 से कम नहीं साइन होने चाहिए। वो पास होना चाहिए बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि व्हेन वन हाउस प्रेफर्स द चार्ज, द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। अगर एक हाउस प्रेफर करेगा चार्ज को, तो जो दूसरा हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्ज को। और प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो हाउस है ये फाइंड करता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो गिल्टी पाए गए हैं, या पास इज अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिम बाय अ मेजॉरिटी, बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और ये डिक्लेयर करेगा कि जो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है, तो इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस।